मार्च 25। देन CD आज की करंट डेट में आई है 17/03/25। और हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे Node.js के अंदर फाइल अपलोडिंग, ठीक है, जिसमें अपडेट आने के बाद कुछ चेंजेस जो है वो यहाँ पर हुए हैं। इसको हमें बेसिकली देखना था। तो हमारा डेटा जो है वो टेम्परेरी फोल्डर तक पहुँच रहा था C ड्राइव में, बट उसके आगे वो प्रोसेस नहीं हो रहा था। तो नए वर्जन में क्या है ना, कुछ नई डिपेंडेंसीज आपको और डालनी पड़ेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स। तो हमने एरर अपना फिक्स कर लिया है, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले ये हमारी एक और अपलोडिंग की फ़ाइल है, ठीक है। तो फॉर्म वगैरह जो हमने बनाया था वो सब एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। बट हमने यहाँ पर कुछ नई चीज़ें रिक्वायर की हैं, जैसे कि पाथ। तो वहाँ पर एक ना पाथ का इशू आ रहा था, फाइल नेम वगैरह का जो था, तो वो प्रॉब्लम को हमने इसमें फिक्स कर दिया। तो चलिए ज़रा इसको एक बार रन करेंगे। 17 के अंदर फाइल को रन करेंगे नोड, और इसका नाम है upload4.js। फिर कोड को समझते हैं। तो फाइल आपकी रन है। इसके बाद यहाँ पर हमने जो URL रखा है जहाँ पर हमारा डेटा अपलोड होगा वो है D ड्राइव। एक और हमने अपनी फाइल बनाई है जिसमें हम पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं कि भाई लेट्स से आप चाहते हो कि 17 में डेटा आ जाए, तो यहाँ पर पुराना रह गया पाथ, आप 17 करके उसके अंदर भी अपलोड कर सकते हो। तो इस पर अभी हम लोग बाद में आएंगे। चलिए, तो पहले भी upload4 वाली फाइल को चेक करते हैं। यहाँ ये upload4, और upload4 के अंदर जो हमारा पोर्ट है वो है 8090। तो यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे लोकल होस्ट 8090, और ये हमारे पास लोकेशन अवेलेबल है इसके अंदर। तो डी ड्राइव के अंदर हमारा डेटा अपलोड होने वाला है। तो आप यहाँ से करेंगे चूज़ फाइल, और कंफर्म करेंगे क्या डी ड्राइव में हमारा इस तरह का कोई फ़ोल्डर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड्स के नाम से एक फ़ोल्डर इसमें अवेलेबल है। तो कोई इमेज वगैरह आप यहाँ पर अपलोड करके देखें, या फिर हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अपलोड करेंगे अपनी इमेज। तो जैसे कि डेस्कटॉप पर आते हैं यहाँ से, और कोई भी एक फ़ाइल यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी फ़ाइल का नेम आ गया। यहाँ से आप क्लिक करेंगे सबमिट। तो यहाँ पर हमें रिटर्न आ रहा है कि फाइल अपलोडेड एंड मूव्ड सक्सेसफुली। तो एक बार डी ड्राइव में इन होंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा डी ड्राइव, और डी ड्राइव के अंदर हमारे पास फोल्डर है अपलोड्स, और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई एक और डिफरेंट फाइल हम लोग यहाँ पर अपलोड करके देखते हैं। यहाँ ये URL को अपडेट कीजिए, चूज़ फाइल, और डेस्कटॉप से हम जैसे यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे एंड सबमिट। और यहाँ पर आप चेक करेंगे, देखिए आपकी फ़ाइल जो है वो सक्सेसफुली नोड के थ्रू अपलोड हो रही है इस तरह से। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर आप किसी डायरेक्टरी में अपनी फ़ाइल अपलोड वगैरह करा रहे हैं, तो डायरेक्ट आप डायरेक्टरी का पाथ नहीं दे सकते कि जैसे कि हमने सीधे लिखा डी ड्राइव और यहाँ पर आके अपलोड हो जाए। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आपको एक फ़ोल्डर हमेशा उसको देना होगा, तब जाके आप अपना डेटा अपलोड करवा पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अब इस तरह इस कोड को थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं। पहला है सर्वर, जिसके थ्रू आप अपना सर्वर क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसके बिना आप यूज़र को ब्राउज़र में फॉर्म डिस्प्ले नहीं करा पाएंगे, ठीक है। सेकंड, हमने जो यहाँ पर मॉड्यूल डाला है वो है फॉर्मिडेबल, तभी आपका जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर फंक्शन करता है। थर्ड ऑप्शन है FS, जिसको बोलते हैं फाइल सर्वर या फाइल सिस्टम, एंड फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर पाथ, ठीक है। तो ये एडिशनल जो पार्ट इसके अंदर अवेलेबल है वो है पाथ। अब आपने करना क्या था, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक अपना सर्वर बनाया हुआ है, और यहाँ पर हमने लिखा है request.url, ठीक है। URL को हम लोग रिक्वेस्ट करें और वहाँ से हम लोग क्या फैच करें, फाइल अपलोड। अब ये फाइल अपलोड क्या है, ये फाइल अपलोड हमारा फोल्डर है जहाँ पर हमारा डेटा जाएगा।
हमने यहाँ पर फॉर्म एक वेरिएबल बनाया और न्यू फॉर्म वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने इनकमिंग फॉर्म मेथड अपना निकाला है यहाँ से, और फॉर्म का जो डेटा है, जो भी इनकमिंग फॉर्म का आपका है, उसको आप यहाँ पर पार्स कर रहे हैं डेटा को। अगर यहाँ पर कोई एरर वगैरह अगर बनता है तो वो आपको प्लेन फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं फाइल अपलोडेड एंड मूव सक्सेसफुली, तो ये भी हमारा टेक्स्ट स्लैश प्लेन ही लिखा हुआ है नीचे, जहाँ पर ये मैसेज रिटर्न आ रहा है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। और अगर कोई एरर होगा तो वो भी इसी तरह से प्लेन में ही आपको दिखाई देगा। मतलब आपको पता है कि HTML अगर होता है तो वहाँ पर आपको टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में दिखाई देता है, फॉन्ट का साइज भी आपको बिगर मिलता है, जिसको हम लोग डिफ़ॉल्ट जानते हैं 16 के साइज में वो हमें डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट, तो अगर आपका डेटा पार्स नहीं होगा यूआरएल का तो उसका एरर आपको इस फेज में मिलेगा। और यहाँ पर आप console.log करके फाइल्स को फैच कर सकते हो भी आपका फाइल वगैरह जो है वो क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ पर जैसे F12 वगैरह दबाते हैं, अगर कंसोल में कोई एरर अगर आपका बनेगा तो आपको यहाँ दिखाई देगा। फिलहाल हमारा ये सक्सेसफुल हुआ है तो इसलिए आपको कंसोल में कोई भी मैसेज रिटर्न नहीं आने वाला है। इसके बाद क्या है, वेरिएबल अपलोडेड फाइल इक्वल टू फाइल्स डॉट फाइल टू अपलोड, और यहाँ पर आपको फर्स्ट फाइल को एक्सेस करना है तो आपने यहाँ पर एरे में 0 डाल दिया इसके अंदर। इफ अनडिफाइंड अपलोड फाइल और अनडिफाइंड अपलोड फाइल डॉट फाइल पाथ, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको ये एरर रिटर्न करेगा फाइल पाथ नॉट फाउंड। इसका भी हमने कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश प्लेन रखा हुआ है और हमारा जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा। अगर हम इसको भी पास कर जाते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज होगा ओल्ड पाथ को हमने अपलोडेड फाइल्स डॉट फाइल पाथ, और ओरिजिनल फाइल नेम हमारा जो वेरिएबल नेम है उसमें आपने फाइल का नेम ओरिजिनल रखना है, ठीक है। और अगर फाइल नेम अवेलेबल नहीं हुआ तो वहाँ पर अननोन अंडरस्कोर फाइल प्रीफिक्स वहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया हमने अपलोड डायरेक्टरी कि किस डायरेक्टरी में हमारा डेटा अपलोड होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने डी ड्राइव के अंदर अपलोड्स रखा हुआ है, अगर मैं ये अपलोड हटा देता हूँ, आप नोटिस करें आपको एक एरर देखने के लिए मिल सकता है। प्रेस करते हैं Ctrl+S और आप यहाँ देखेंगे नीचे Ctrl+C से हमने इसको स्टॉप किया और यहाँ पर हम अपनी फाइल को रीरन कर लेते हैं। Ctrl+S कर लीजिएगा और अपलोड 4 को यहाँ से रीरन करिए, यहाँ पर आइए और इस URL को आपने रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो सब ओके है। हम जैसे ही यहाँ से चूज़ करेंगे फाइल, कोई एक डिफरेंट फाइल ले लें आप यहाँ से, जैसे मैंने एरिना का लोगो लिया, ओपन करेंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे इसको, ठीक है। अब जरा अपने फोल्डर पर आइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एरर जो है हमारे यहाँ पर क्रिएट हो गया इसके अंदर कि फाइल का नेम ओरिजिनल ये है, न्यू फाइल हमारी ये है, फाइल का पाथ ये, सी ड्राइव से कहाँ से हमारा डेटा आ रहा है। चेक करेंगे कि भाई क्या हमारा डेटा सक्सेसफुली अपलोड हुआ या नहीं। तो अपलोड के अंदर जाइए, हमारी फाइल देख सकते हैं आप यहाँ पर नहीं पहुँची है इस केस में। चलो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये फाइल आपकी इधर इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगी। आज की डेट में ये फाइल हमारी अपलोड हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर फोल्डर आप ज़रूर से डिफाइन करें ताकि आपका डेटा जो है वो यहाँ पर अपलोड हो सही जगह पर, नहीं तो क्या होगा वो मिक्स हो जाएगा बाहर। अब आपको ये एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप इसको रन करिए, फाइल को सेव कर लीजिए और ओके कर लीजिए। अगेन चूज करेंगे लोगो, सबमिट और यहाँ पर आइए अपलोड फोल्डर, ये फाइल आपके यहाँ पर अवेलेबल है इसमें। तो अगर आपका फाइल कॉपी नहीं होगा तो उसका एरर आप यहाँ पर निकाल सकते हो। अगर टेम्परेरी फाइल अगर डिलीट हो गई है आपकी, उसका एरर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर फाइल अपलोडेड एंड मूव सक्सेसफुली, जो कि अभी हमें एट प्रेजेंट रिटर्न आ रहा है, वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हमने फॉर्म अपना डिफाइन किया हुआ है जिसमें हमारा एक्शन यूआरएल जो है फाइल अपलोड, मेथड पोस्ट, एनक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, दिस इज मैंडेटरी,
मेथड पोस्ट ये आपको रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट मेथड आपका गेट होता है, ठीक है। और यहाँ से हमारा फाइल टू अपलोड ये नेम यहाँ पर अवेलेबल है उसके अंदर, और ये अपना बटन है और ये अपना पोर्ट नंबर है। इस तरह से आप अपना फाइल अपलोडिंग करा सकते हो। एक और हमारे पास अवेलेबल एग्जांपल, इसको स्टॉप कर लेंगे, ये अपलोड फाइल, ठीक है। तो इसका मैंने यूज़ बाद में किया नहीं, तो फिलहाल इन 4 चीज़ से हमारा इसके अंदर काम हो रहा है। तो पहले मैंने बाहर उसको टेस्ट किया था उस लोकेशन पर, फिर मैंने पर्टिकुलर लोकेशन पर भी फाइल को स्पेसिफिक करके देखा था, सो दैट कि वहाँ पर ही आपका अपलोड हो रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग आज की डेट में देखें यहाँ पर, तो फिलहाल हमारा फाइल अपलोड जो ब्लैंक है, बट अगर हम लोग यहाँ से इसको नेम कर देते हैं फाइल और इसका पोर्ट नंबर है 8080, तो आप यहाँ पर आके इसको चेक करके देखेंगे 8080, ट्राई करें और उसको एक फ़ाइल ऑफर करें, यहाँ से सबमिट करिए डेटा को। और अब आप अपने VS कोड के अंदर अगर आप आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर फाइल आपका सक्सेसफुली अपलोड हो रहा है इसके। तो इस अप्रोच के साथ आपका काम हो जाएगा। तो नए अपडेट के अंदर जो हमारा 18 है उसमें लिटिल बिट चेंजेस। 16 के अंदर हमें ये सब नहीं करना होता था। 16 में वो जो हमने थ्योरी फाइल के अंदर देखा था उतने से ही काम हो जाता था। चलिए आगे देखेंगे। फाइल अपलोड के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए Node.js के थ्रू अगर आप कोई मेल वगैरह अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, तो आप मेल भी करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन, जैसे आपका फॉर्मिडेबल एक मॉड्यूल है, वैसे ही आपको नोड मेलर एक मॉड्यूल मिलेगा। तो द नोड मेलर मॉड्यूल्स मेक्स इट इजी टू सेंड ईमेल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर। द नोड मेलर मॉड्यूल कैन बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड यूजिंग npm। तो आपने ये कमांड पहले रन करना है अपने ऐप के डायरेक्टरी में, और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर यू हैव डाउनलोडेड द नोड मेलर मॉड्यूल, यू कैन इंक्लूड द मॉड्यूल इन एनी एप्लीकेशन, ठीक है। अब सेंड एन ईमेल। नाउ यू आर रेडी टू सेंड ईमेल्स फ्रॉम योर सर्वर। यूज़ द यूज़र नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम योर सेलेक्टेड ईमेल प्रोवाइडर टू सेंड एन ईमेल। अब जैसे आप लोग अगर जीमेल यूज़ करें तो अपना जीमेल का यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर यूज़ करना रहेगा, ठीक है। सो हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू सेंड एन ईमेल यूजिंग जीमेल। तो सर्विस प्रोवाइडर जैसे किसी का याहू है या जीमेल है या कोई और है, तो आपको वो यहाँ पर डिफाइन करना होगा सर्विस के अगेंस्ट। नोड मेलर मॉड्यूल आप यहाँ से रिक्वायर करेंगे और इसको आपने मॉड्यूल को डाल देना है, और यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना लेंगे ट्रांसपोर्टर, और नोड मेलर के अंदर से आप निकालेंगे क्रिएट ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम लोग सर्विस और ऑथेंटिकेशन दो चीज़ें अपने डिफाइन करेंगे जेसन फॉर्म में। तो सर्विस रहेगा जीमेल, ऑथ में आप जाके यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और जो आपका जीमेल का पासवर्ड है वो दोनों चीज़ें आप यहाँ पर डिफाइन कर लोगे। नेक्स्ट आपने हेडर बनाना है, जैसे कि मेल ऑप्शंस फ्रॉम टू किस आईडी से जा रहा है, यहाँ से सब्जेक्ट जो भी आप लिखना चाहें, और टेक्स्ट जो बॉडी में आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे इसके अंदर। इसके बाद ट्रांसपोर्टर जो हमने वेरिएबल अपना यहाँ डिफाइन किया था डॉट सेंड मेल, मेल ऑप्शंस, क्योंकि इसके अंदर हमारा फ्रॉम और टू सब्जेक्ट टेक्स्ट अवेलेबल है। फंक्शन बनाएंगे, अगर कोई एरर है तो वो रिटर्न करा देंगे, अदरवाइज इन्फो जो होगा वो अपना रिटर्न करा सकते हो। तो इफ़ एरर तो एरर आ जाएगा, और एल्स में हमारा ईमेल सेंड और इन्फॉर्मेशन जो भी आपने भेजा है वो रिस्पॉन्स आप करा के देख सकते हैं। एंड दैट्स इट। नाउ योर सर्वर इज़ एबल टू सेंड ईमेल्स। बात आती है अगर मल्टीपल रिसीवर्स हैं तो क्या करना होगा। सो टू सेंड एन ईमेल टू मोर देन वन रिसीवर, ऐड देम टू दी टू, जो हम लोग यहाँ पर टू डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर आप टू में प्रॉपर्टी ऑफ द मेल ऑप्शंस ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कोमास। तो जैसे कि यहाँ पर एक ईमेल आईडी ये हो गया, देन सेकंड ईमेल आईडी ये हो गया, इस तरह से आप मल्टीपल आईडीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप जो टेक्स्ट है उसको प्लेन नहीं भेजना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं वो स्टाइल हो प्रॉपर तरीके से, तो
तो आप यहाँ पर हेडिंग और पैराग्राफ इस तरह से भी करके आप भेज सकते हैं, ठीक है। टू सेंड HTML फॉर्मेटेड टेक्स्ट इन योर ईमेल यूज द HTML प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पर अपना डिफाइन कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका मेथड काम करेगा ईमेल वगैरह भेजने के लिए। तो इसमें आप अपना खुद से ट्राई करके देखिए, अगर किसी को कोई एरर या कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे डिस्कस कीजिएगा। तो यहाँ पर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड से आपने ट्राई करके देखना है मेल किस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी नोड की बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग यहाँ से इसके अंदर समझेंगे कि MySQL में आप क्वेरी वगैरह किस तरह से चला सकते हो। तो यहाँ से आप अपना MySQL ओपन करके रखेंगे और मेक श्योर करें कि आपका एडमिन वगैरह एक्सेसिबल हो। ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है, उसके बाद में अपना सही काम कर जाता है। तो चलिए ये देखिए हमारा इस तरह से MySQL यहाँ पर ओपन है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझते हैं Node.js MySQL। सो Node.js कैन बी यूज्ड इन डेटाबेस एप्लीकेशंस, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस इन MySQL। अब आपके पास डेटाबेस बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप लोगों ने जब PHP पढ़ा होगा तो वहाँ पे PDO भी होता है, PHP डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। या जैसे आपने MongoDB का नाम सुन रखा होगा, MySQL का नाम सुना होगा, NoSQL का नाम सुना होगा, Postgres होता है, Nginx होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ MySQL की बात करेंगे, काफ़ी ओल्डर और सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला टेक्नोलॉजी है आपका, ठीक है। सो MySQL डेटाबेस इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में जानते हैं RDBMS। To be able to experiment with the code examples, you should have MySQL installed on your computer। तो जो ऑलरेडी हम लोगों ने अपना XAMPP इंस्टॉल किया और इसमें हमारे पास MySQL का एक्सेस अवेलेबल है। फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल MySQL ड्राइवर। Once you have MySQL up and running on your computer, you can access it by using Node.js. To access a MySQL database with Node.js, you need a MySQL driver. So first install the MySQL driver using the following command। तो आपने क्या करना है, npm install MySQL। Now you have downloaded and installed a MySQL database driver। So Node.js can use this module to manipulate the MySQL database। यानी कि एक तो तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट डेटाबेस बना के उसके अंदर काम कर लेते हैं, बट हम क्वेरी चलाना चाहते हैं PHP की तरह नोड से और देखना चाहते हैं क्या हमारा डेटा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है या नहीं। So now you have downloaded and installed a MySQL database driver। So आप सिंपल इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, वेरिएबल MySQL और रिक्वायर में MySQL का आपने कॉल कर लेना है। कनेक्शन क्रिएट करेंगे जैसे कि आप लोग PHP में डिफाइन करते हैं। सो स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ कनेक्शन टू द डेटाबेस, यूज द यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम योर MySQL डेटाबेस। तो जैसे कि मेरे पास एक फाइल अवेलेबल है demo_db_connection.js और उसमें ये कोड हमने कंटेन किया हुआ है। तो आपने सबसे पहले मॉड्यूल रिक्वायर करना है। यहाँ पर हम लोग सर्वर वगैरह क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि जो भी आप काम करें डायरेक्ट यहाँ पर आपकी क्वेरी चलेगी और यहीं पर आपको उसका रिजल्ट दिखता रहेगा। तो होस्ट है हमारा लोकल होस्ट और यहाँ से MySQL के अंदर से आपने निकालना है क्रिएट कनेक्शन। उसमें आपने डिफाइन करना है अपना होस्ट का नेम, यूज़र जो होता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, पासवर्ड आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रहता है। कनेक्शन जो हमने वेरिएबल बनाया है उसमें आप लिखेंगे .connect और यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। अगर कोई एरर है तो आप वो रिटर्न करा देंगे, अदरवाइज कंसोल में आप रिटर्न कराएंगे कनेक्टेड। अगर ये आपका सही काम कर रहा है तब आप इसको रन करेंगे कोड को अपने। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ से Node.js MySQL का फोल्डर अपना यहाँ पर डिफाइन करूँगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी कुछ फाइल्स इस तरह से आपके जो ये आज की डेट में डायरेक्टरी है वहाँ पर मैं लाकर इसको रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए ट्राई करेंगे इसको।
और इस फाइल को हम लोग एक्सेस करेंगे। तो चलिए यहाँ आते हैं, इसको करेंगे स्टॉप, और यहाँ पर हमारे पास Node.js MySQL। तो हमें इस डायरेक्टरी के अंदर एंटर होना है, तो लिखेंगे cd, और यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे अपनी इस फाइल को। तो फाइल का नेम है demo dbconnection.js। तो यहाँ लिखिए नोड, अपनी फाइल का नेम और एंटर। तो यहाँ पर हमें एक रिटर्न आया कि भी मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर इसको मिला नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे npm install MySQL। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारे सी ड्राइव में ये मॉड्यूल अवेलेबल है या नहीं है। तो आप यहाँ से यूज़र, यहाँ से नोड मॉड्यूल, तो देखो यहाँ पर तो ये अवेलेबल है हमारा। तो ऐसे में नोड मॉड्यूल इधर भी इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर जाके आप रन कर लें इसको। तो चाहो तो आप पेरेंट डायरेक्टरी में भी डाल सकते हो, ऑलरेडी मेरे पास पेरेंट डायरेक्टरी है। तो मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, cd March 25th cd 17/03/25 और npm MySQL। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे कहाँ पर डाला हमने, March 17। ये आ गया देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करके देखें कि क्या ये हमारे लिए काम करता है कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं अब हमें कनेक्टेड जो है वो रिटर्न आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो मॉड्यूल आपको डाल लेना है और उसके बाद आपने इसको ट्राई करके देखना है। तो कनेक्शन जो है हमारा बिल्ड हो चुका है और ये हमारी वो फाइल कनेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए कनेक्शन जब आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको इस तरह से कनेक्टेड जो है वो रिटर्न आएगा। बात करेंगे ऐसे क्वेरी अ डेटाबेस, तो यूज एसक्यूएल स्टेटमेंट टू रीड फ्रॉम और राइट टू अ MySQL database. This is also called to query the database. The connection object created in the example above has a method for querying the database. तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ कनेक्ट किया था, अब हम लोग क्वेरी की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको कनेक्शन डॉट क्वेरी, उसमें आप अपना एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल क्या है कि भाई हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहे हैं, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम कस्टमर्स। तो एसक्यूएल के अंदर ये सारा डेटा है। तो आप चाहो तो ये डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हो और यहाँ से एरर और रिजल्ट, अगर कोई एरर होगा तो रिटर्न आएगा, रिजल्ट अगर टेबल में कोई है तो आपको रिटर्न आएगा। सो द क्वेरी मेथड टेक्स एन एसक्यूएल स्टेटमेंट एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स द रिजल्ट। तो हम अपना खुद का डेटाबेस बनाना सीखें, कैसे बनाते हैं, फिर उसको क्वेरी करेंगे। सो Node.js MySQL create database. To create a database in MySQL, so first you have to use the create database statement. क्वेरी में कोई भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि MySQL की क्वेरी की बात आ रही है, तो आप किसी भी लैंग्वेज से चलाइए, क्वेरी की जो स्टेटमेंट है वो सेम रहने वाली, चाहे आप PHP से चलाएं या फिर आप नोड के थ्रू चलाएं। तो चलिए कनेक्शन हमारा बन चुका है, यहाँ तक का पार्ट हमारा ओके है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कनेक्शन डॉट क्वेरी क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नेम हम लोग डिफाइन कर रहे हैं न्यू DB। अगर डेटाबेस क्रिएट हो जाता है तो हमें रिटर्न आए डेटाबेस इज क्रिएटेड। तो हम अपनी यहाँ पर फाइल पर आएंगे और इसको रन करके देखेंगे, डेमो क्रिएटेड _db.js। ये फाइल है हमारी, यहाँ पर क्रिएट के नाम से मिलेगी। ये देखिए, इस क्वेरी को हमने रन करके देखना है। तो यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे नोड और एंटर। तो उससे पहले हम लोग ये कंफर्म करेंगे कि भाई हमारा जो यहाँ पर है, तो क्या यहाँ पर कोई न्यू DB के नाम से अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर न्यू DB के नाम से ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप यहाँ से कोई डिफरेंट नेम चूज कर सकते हो या फिर न्यू DB को जो है हम लोग डिलीट कर लें और उसके बाद हम लोग ट्राई करें।
तो ये न्यू डीबी एग्जैक्ट नेम हमारा मैच हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा यहाँ से। ये हमने ड्रॉप कर दिया। अब हमारे यहाँ पर न्यू डीबी के नाम से कोई भी डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। अब आप यहाँ से रन करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कनेक्ट भी हो गया और डेटाबेस जो हमारा क्रिएट भी हो चुका है। रिफ्रेश करेंगे, देखो न्यू डीबी यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। रिफ्रेश करते आपको न्यू डीबी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अभी क्या है, इस डेटाबेस में कोई टेबल वगैरह नहीं है, उस पर अभी आते हैं। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, विच विल गिव यू दिस रिजल्ट कनेक्टेड और डेटाबेस इज क्रिएटेड। बात करेंगे टेबल। Creating a table. To create a table in MySQL, use the create table statement. Make sure you define the name of the database when you create the connection. अब आपका जो कनेक्शन वेरिएबल है उसमें एक और पार्ट ऐड हो जाएगा, डेटाबेस का नेम विच इज़ न्यू डीबी। और बाकी नीचे आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे वेरिएबल एसक्यूएल क्रिएट टेबल लाइक कस्टमर्स। नेम क्या रखना है, जैसे कि वेरकेयर नेम जो हमारा स्टोर का वेरिएबल कैरेक्टर होगा और इसकी लेंथ जो होगी 255 अप टू। इसी तरह से एड्रेस, इसका भी टाइप जो रहेगा वेरिएबल कैरेक्टर रहेगा 255। और यहाँ पर अगर ये सक्सेसफुल जाता है तो रिटर्न आ जाए कि भाई आपका टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। कॉपी करेंगे यहाँ से, इसको स्टॉप करेंगे और इसको कॉल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या चलाया यहाँ से, एक सेकेंड, नोड डेमो अंडरस्कोर क्रिएट अंडरस्कोर टेबल डॉट जेएस, ठीक है। इधर आइए, न्यू डीबी पर क्लिक कीजिए। फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है, एंटर करेंगे यहाँ से तो हमें कुछ ऑप्शन आ रहा है, ऑल्टर टेबल ऐड कॉलम आईडी, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई ये वाला जो पार्ट है आपका वो मिसिंग है, इसको आप ऐड करो उसके अंदर, ठीक है, तब आपका वो काम करेगा। तो यहाँ पर जहाँ हम लोगों ने ये कमांड अपनी चलाई हुई है, टेबल में आई है, ठीक है। अच्छा हमने कुछ, ओहो सॉरी, मैंने अपना कोड यहाँ पर कमेंट किया हुआ है, पहले मुझे इसको चेंज कर लेना है। सबसे ऊपर आते हैं, पहले हम लोग यहाँ से अपनी टेबल क्रिएट करके देखेंगे और ठीक है, इस कोड के साथ स्टॉप करेंगे और अपनी इस कमांड को रीरन करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे टेबल जो है हमारा वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कस्टमर के नाम से एक टेबल है और इस टेबल के अंदर हमारे पास नेम और एड्रेस के नाम से 2 कॉलम्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। बट जैसा कि डेटाबेस के लैंग्वेज हम लोग समझते हैं कि जब भी हम लोग कोई टेबल बनाएं तो अगर आपको कभी इन फ्यूचर को उसके अंदर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट अगर करना पड़ जाए तो उस केस में आईडी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक तो तरीका ये हो गया हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्वेरी चलाते वक्त इसको हम लोग बंद करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इस कोड के साथ आते हैं, कोड नंबर 2। हमने यहाँ पर क्या किया, टेबल बनाने के टाइम पर ही, गाइस एक मिनट दीजिएगा, हाँ जी, तो हम लोग दूसरे कोड पर आते हैं। इसमें हमने क्या चेंजेस किया कि जब भी आप कोई टेबल बनाएं तो आप उसके अंदर आईडी का एक कॉलम जरूर बनाएं। आईडी का टाइप क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा और प्राइमरी की वगैरह अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या होगा कि आप इसके बेसिस पर अपनी टेबल को CRUD ऑपरेशन जो हम लोग बोलते हैं उसको परफॉर्म करा पाओगे जी। तो वापस आते हैं एक बार कोड पर। तो आपको जो राइट अप्रोच है वो ये है कि आप इस तरह से डिफाइन करें। तो अभी हम लोगों ने ऊपर वाले एग्जांपल में क्या देखा, हमने डायरेक्ट टेबल के अंदर नेम और एड्रेस के नाम से 2 फील्ड अपने बना दिए, ठीक है। बट आपको आईडी का जो टाइप है वो इंटीजर, ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की रखना है। इसके बेसिस पर हम लोग टेबल के अंदर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट परफॉर्म कर पाएंगे सक्सेसफुली। अब क्या हो कि अगर हमने ऑलरेडी टेबल बना दिया है, उस केस में क्या होता है, हमारा जो लॉजिक नंबर 3 है वो है
यानी कि इस पर हम लोग आएंगे। अगर आप ऑलरेडी टेबल बना चुके हैं कोई बात नहीं, हमें उसके अंदर ऑल्टर करके आना है। तो टेबल को जब हम लोग अपडेट करते हैं तो लिखते हैं ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम है कस्टमर, ऐड कॉलम आपको बताना पड़ेगा। बाकी ये जो आपका यहाँ आईडी, इंटीजर, ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की है वो आपको लिख देना है। इसकी हेल्प से क्या होगा कि एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर आपका जो ये आईडी वाला कॉलम है वो ऐड हो जाएगा। चलिए ट्राई करके देखते हैं। फाइल को करेंगे यहाँ से कंट्रोल एस, कंट्रोल सी से इसको हम लोग टर्मिनेट कर लेंगे और फिर से इस कमांड को रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं टेबल ऑल्टर्ड हमें यहाँ पर रिटर्न आ रहा है। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं और अपने कस्टमर टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आईडी जो है वो आपका ऐड हो चुका है इसके अंदर, इस तरह से। ठीक है, तो फिलहाल मैं सेकंड वाली क्वेरी भी आपको रन करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने ऐसे किया ड्रॉप, और आप यहाँ पर इस कोड को बंद करके मिडिल वाले कोड को भी टेस्ट करके देखें। तो यहाँ आएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी से स्टॉप, एंड न्यू टेबल हमने फिर से क्रिएट किया है। न्यू डीबी के अंदर आप आएंगे, देखिए कस्टमर के नाम से टेबल बन चुकी है। इसमें आईडी, नेम और एड्रेस तीनों चीज़ें जो हैं वो आपकी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये काम आप इजीली कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको एसक्यूएल आता है, तो ये काम जरूरी नहीं कि अगर हम लोग वहाँ से भूल गए तो हम लोग यहाँ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर में आना है, आपको यहाँ पर आके अगर कोई नया फील्ड बनाना है तो आप ऐड पर आएंगे। कहाँ ऐड करना चाहते हैं, आफ्टर आईडी, आफ्टर नेम, आफ्टर एड्रेस, वो आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। एट बिगिनिंग ऑफ टेबल चूज़ करके आप गो करके भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी सर ने सिखा रखा होगा, मैंने अपने ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कराया हुआ है किस तरह से यहाँ से हैंडल की जाती हैं चीज़ें। चलिए नेक्स्ट उस पर आते हैं हम लोग ऑप्शन के ऊपर। तो ये हमारा पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा प्राइमरी की वाला पार्ट। सो व्हेन यू क्रिएट अ टेबल यू शुड आल्सो क्रिएट अ कॉलम विद यूनिक की फॉर ईच रिकॉर्ड। दिस कैन बी डन बाय डिफाइनिंग अ कॉलम एज integer auto increment primary key which will insert a unique number for each record starting at 1 and increased by 1 for each record। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, फिर था if the table already exists so use the alter table keyword। इस केस में आप यहाँ से बने हुए टेबल के अंदर आप इसका यूज़ करेंगे कमांड का, तो आपका टेबल में एक और क्वेरी चला के आप डाल पाओगे। बात करते हैं अब इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना हो उसके लिए। टू फिल अ टेबल इन MySQL सो यूज द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन द कस्टमर टेबल्स, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस आपकी अब इंसर्ट टू ये क्वेरी चलेगी। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे इंसर्ट टू कस्टमर। आईडी ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, सॉरी डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पर नेम और एड्रेस आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ पर अपने प्रीवियस बैच का बच्चे का नेम डाला है सुमित थापा, और उसका दिल्ली मैंने पिन कोड डिफाइन किया हुआ है। तो ये क्या होगा, अगर मैं रन करूँगा यहाँ से तो उसमें अपडेट हो जाएगा। तो हम इस फाइल को रन करेंगे डेमो db insert.js। और आप यहाँ देखोगे 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड मुझे रिटर्न आ रहा है इसके अंदर। फाइल को ओपन करके देख लेते हैं। ये हमारा फाइल है जिसके अंदर ये हमने डेटा इंसर्ट कराया अपना। इधर आएंगे डेटाबेस में, कस्टमर पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं आपका आईडी सुमित थापा और डेटा यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, अगर बात आती है कि भाई हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर डालने हैं, to insert more than one record make an array containing the values and insert a question mark in the SQL which will be replaced by the value array। so हम ये लोग यहाँ पर क्वेरी चलाएंगे insert into customer name address values के आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसका बेनिफिट क्या है वो आपको भी दिखाते हैं नीचे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक वेरिएबल वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में जैसे मैंने अपना नेम यहाँ से और बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स का नेम यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, तो क्या होगा ये सारे रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर इस फाइल को रन करेंगे। ये मल्टीपल वाली हमारी फाइल है, यहाँ आते हैं और ये देख सकते हैं क्वेरी जो है वो बिल्कुल आपकी सेम है। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे इंसर्ट वाली, तो यहाँ पर सिंगल एंट्री आपके डायरेक्ट इस तरह से चली जाती है। मल्टीपल एंट्री के लिए आपको यहाँ पर
क्वेश्चन मार्क छोड़ना है और वैल्यूज़ जो हमने नेम डिफाइन किया है वो सारे वैल्यूज़ आप यहाँ से डिफाइन करोगे। फिर क्या होगा, जब हम लोग क्वेरी करेंगे तो एसक्यूएल और अपनी वैल्यूज़ को एरे में यहाँ पास कर देंगे। इससे क्या होगा, मल्टीपल रिकॉर्ड आप वन गो में डाल पाओगे। चलिए ट्राई करेंगे, लिखेंगे नोड फाइल का नेम और यहाँ से रन। आप देखेंगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो इंसर्ट हुए वो 8 है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अफेक्टेड रोज इसको मैंने प्रिंट करा है। ये क्या करेगा, मुझे बताएगा कितने नए रो यहाँ पर क्रिएट हुए। तो सुमित की एंट्री ऑलरेडी थी यहाँ पर। अब आप देखो बाकी रिमेनिंग हमारे और भी एंट्रीज इसके अंदर क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है यहाँ से अगर आप 1 बाय 1 करते हो। तो ये काम अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर भी जल्दी क्विकली करना चाहते हो तो यहाँ एसक्यूएल में आओगे और यहाँ से इंसर्ट में जाकर वैल्यू 1 2 3 जो भी अपनी फटाफट से यहाँ जाके डाल के आ सकते हो। यहाँ से भी पॉसिबल होता है ये चीज़ करना। चलिए, तो ये पार्ट हो गया। तो हमने देखा द रिजल्ट ऑब्जेक्ट। सो व्हेन एग्जीक्यूटिंग अ क्वेरी और रिजल्ट ऑब्जेक्ट इज रिटर्न, द रिजल्ट ऑब्जेक्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द क्वेरी अफेक्टेड द टेबल। द रिजल्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न फ्रॉम द एग्जाम्पल अब लुक लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इसके अंदर फील्ड काउंट, अफेक्टेड रोज, इंसर्ट आईडी, सर्वर स्टेटस, ये सारी चीज़ होती है। तो हमने यहाँ से निकाला है क्या, अफेक्टेड रोज। तो मुझे उसके अंदर 8 जो है वो रिटर्न मिल गया इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हो द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज कैन बी डिस्प्लेड लाइक दिस। आप यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट्स डॉट अफेक्टेड रोज, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ इस तरह से। तो आप कंसोल डॉट लॉग में देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे इंसर्ट हुए वो 8 इंसर्ट हुए। अब बात करें गेट इंसर्टेड आईडी। ठीक है, फॉर टेबल विद एन ऑटो इंक्रीमेंट आईडी फील्ड यू कैन गेट द आईडी ऑफ द रो यू जस्ट इंसर्टेड बाय आस्किंग द रिजल्ट ऑब्जेक्ट। So to be able to get the inserted ID, only one row can be inserted. So यहाँ पर insert a record in the customer tables and return the ID। तो हम लोग यहाँ पर जाके एक एंट्री उसके अंदर बना के आ जाएंगे इस तरह से और पता लगाएंगे कि भाई जो इंसर्ट हुआ इसकी ID नंबर क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फाइल है demo_db_, यहाँ पर जाइए स्टॉप, लिखेंगे नोड फाइल का नेम, एंटर। तो ये जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ इसकी आईडी है नंबर 10। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब हम लोग रिफ्रेश करें 9 तो ऑलरेडी है, तो लास्ट जो हमारा रिकॉर्ड ऐड हुआ है वो नंबर 10 वाला ऐड हुआ है इसके अंदर इस तरह से। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखाएगा 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड और आईडी इज 10। ये आप कंसोल में इधर देख सकते हो। अब हमें डेटा फैच करने की बात करनी है, सेलेक्ट फ्रॉम। तो यहाँ ये टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ टेबल इन MySQL यूज द सेलेक्ट स्टेटमेंट। So select all records from the customer table and display the result object. So यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस बार select all data from table name। तो जैसे मेरे पास कस्टमर नाम का टेबल है तो हम यहाँ से कस्टमर कर लेंगे और कंसोल डॉट लॉग में रिजल्ट को फैच करा लेंगे। इससे क्या होगा, आपका जितना भी रिकॉर्ड होगा वो आपको कंसोल में डिस्प्ले होने वाला है। तो चलिए यहाँ से चेक करेंगे इसको, एंटर। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपकी इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। देखिए 1 बाय 1 पर सुमित, 2 पर मेरा नेम आ गया, 3 4 5 6, ये सारा डेटा आपको इस तरह से दिखने वाला है। हाँ जी मैम, चलिए। तो डेटा हम लोगों ने फैच किया अपना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी हमने बैकएंड में अपना डेटा स्टोर किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं आईडी वाइज आपको सभी डेटा जो है वो इस तरह से डिस्प्ले होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा डेटा इस तरह से रिटर्न आया। बात करते हैं सेलेक्टिंग कॉलम्स। टू सेलेक्ट ओनली सम ऑफ द कॉलम्स इन अ टेबल यूज द सेलेक्ट स्टेटमेंट फॉलोड बाय द कॉलम नेम। भाई मेरे को नेम और एड्रेस दोनों नहीं चाहिए, मेरे को स्पेसिफिक किसी को निकालना है, तो आप यहाँ से जाके निकाल सकते हैं। जैसे कि सेलेक्ट ऑल डेटा की जगह आपने क्या लिखा, सेलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम कस्टमर्स। मुझे आईडी वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं निकालनी है इस तरह से। तो हम यहाँ पर सिर्फ अब की बार 2 फील्ड देखने वाले हैं। ये तीनों फील्ड लेंगे, आईडी, नेम एंड एड्रेस। तो स्टॉप करेंगे और रन करेंगे। तो इस बार आप देख सकते हैं आपको सेलेक्टेड डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो हमारा इसका नाम है select2। तो ये फाइल है हमारी यहाँ पर इस तरह से। तो
सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम कस्टमर ना लिख के हमने लिखा सेलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम कस्टमर्स, और आपका सेलेक्टेड डेटा आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है। The result object, as you can see from the result of the example above, the result object is an array containing each row an object. To return example, the address of the third record, just refer to the third array object address property. तो आप यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे console.log, तो आपको पर्टिकुलर वो डेटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा उस केस में। तो फील्ड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। द थर्ड पैरामीटर of the callback function is an array containing information about each field in the result. So यहाँ पर हम लिखेंगे error result field। अगर आप console.log में field को जाकर रेंडर करेंगे तो आपको पर्टिकुलर फील्ड का वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से डिफाइन करेंगे field.js, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फील्ड कौन कौन से। डेटाबेस का नेम है न्यू डीबी, टेबल का नेम है कस्टमर्स, ओरिजिनल टेबल हमारी है कस्टमर, नेम है एड्रेस। तो क्योंकि हमने यहाँ पर उसके अंदर उसका नेम डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर फील्ड्स, तो फील्ड्स में आप जाइए, ठीक है, तो आपको अपना फील्ड का डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो एक हमारे पास एड्रेस का फील्ड है, एक हमारे पास नेम का फील्ड है, दोनों फील्ड का डेटा आप इस तरह से देख पाओगे। पर्टिकुलर फील्ड का निकालना है तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई मुझे किसका देखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया 0, प्रेस करेंगे यहाँ से Ctrl+S, रिक्वेस्ट को रीरन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप पर्टिकुलर का निकाल पाओगे। ये देखिए हमने यहाँ पर रन किया और आपका ये डेटा निकल के आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो 0 पर क्या आ रहा है हमारा नेम। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जाके कुछ और, जैसे कि 1, फाइल को हमने किया सेव, स्टॉप, रन करेंगे तो क्यों हमारा क्या रहा है एड्रेस, इस तरह से। तो इस तरह से भी आप पर्टिकुलर का फैच कर सकते हो, ठीक है। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ the example above, the field object is an array containing information about each field as an object. To return example, the name of the second field, आप जस्ट यहाँ पर अपना चेंज करिए और आपको उसका नेम जो है वो रिटर्न आ जाएगा। बात करते हैं where क्वेरी की। So when selecting records from a table, you can filter the selection by using the where statement. हम यहाँ पर लिख रहे हैं select all data from customer where name आकाश कुमार फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आकाश कुमार की एंट्री बहुत सारी होंगी तो उस कंडीशन में आपको पर्टिकुलर आकाश कुमार देखने के लिए मिलेगा। सो डेमो db_where.js यहाँ पर स्टॉप करेंगे और इसको अपडेट करेंगे, यहाँ से रन करेंगे तो आकाश कुमार की जो एंट्री हुई है वो ID नंबर 10 है। हमें स्पेसिफिक डेटा जो है यहाँ पर रिसीव हो रहा है उसका, ठीक है। बात करते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द रिकॉर्ड दैट स्टार्ट, इंक्लूड्स और एंड विद अ गिवन लेटर और फ्रेज। सो यूज द एंड वाइल्ड कार्ड टू रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर। सो इन दिस केस हम यहाँ पर लिख रहे हैं सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम कस्टमर्स वेयर नेम लाइक ए, और आगे हमने लिखा %, का सिंबल। इससे क्या होगा, ए से मैच करते जितने भी नेम होंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे ए से मेरा नेम भी अवेलेबल है, ए से आकाश का नेम भी अवेलेबल है। तो हम इस एग्जांपल को यहाँ से रन करके देखेंगे। नोड एंटर, तो ए इनिशियल से जो बिगिनिंग हो रही है वो यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स हैं, अभिषेक एंड आकाश, इस तरह से। तो नेक्स्ट पर आते हैं। वेयर के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑर्डर बाय, इसको समझिए। शॉर्ट दी रिजल्ट।
So use the order by statement to sort the result in ascending or descending order. The order by keyword sorts the results ascending by default. To sort the result in descending order, use the DESC. तो आपने अपनी क्वेरी के एंड में ये ऐड कर देना है, तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. सो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, तो असेंडिंग के लिए AESC चलता है हमारा. ठीक है. तो चलिए, ये हमारे पास अपना कनेक्शन है. यहाँ पर हमारा सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय नेम. तो नेम को जो है हम लोग ऑर्डर में यहाँ पर फैच करेंगे इस बार. अभी तक हम लोग सीधे लिख रहे थे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम कस्टमर्स और ऑर्डर बाय वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे थे. तो जिस सीक्वेंस में हमने डेटा डाला उस सीक्वेंस में आपको डेटा मिल गया, जैसे 1 to 10. ठीक है. बट इस बार क्या होगा, नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको मिलने वाला है. तो ट्राई करेंगे इस फाइल को. इसका नेम है डेमो DB ऑर्डर बाय. यहाँ ये स्टॉप करेंगे, नोड, और यहाँ से रन. तो ऑर्डर बाय के अंदर ये हमारा फाइल ओपन कर लेंगे. यहाँ से इन सभी फाइल्स को करिए क्लोज, और हियर वी हैव ऑर्डर बाय. ठीक है. तो आप यहाँ देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसने सबसे पहले मेरे को रखा, क्योंकि AB ये एकदम सीक्वेंस में आ गया हमारा ना. इसके बाद AK आकाश का उसको यहाँ पर मिलता है. देन उसके बाद में आप यहाँ देखें कनिका. तो ID आप देख सकते हैं 2, 10 इस तरह से उसने ऑर्डर में सेट कर दिया इसको. अगर आप इसी का दूसरा चेक करना चाहते हैं डिसेंडिंग, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो. तो जैसे ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, सो यूज द डिसेंडिंग कीवर्ड टू शॉर्ट द रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आपको लिखना है ऑर्डर बाय नेम के आगे DESC. जस्ट इतना चेंज करने से आपका रिजल्ट जो है वो चेंज होके मिलेगा आपको. तो इस बार आप देख सकते हो मेरा एंट्री नीचे आ गया, और टॉप में जो आप एंट्री यहाँ पर देख रहे हैं वो किसकी स्टार्ट हुई, विनय की. पहले वाले एग्जाम्पल आपने देखा विनय लास्ट था. इस वाले एग्जाम्पल विनय जो है वो टॉप में आपको देखने के लिए मिलेगा. तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग जिस भी कॉलम के बेस पे करना चाहें करा सकते हैं. अगर आप ID के बेसिस पे करेंगे तो आपका ID के बेसिस पर भी चेंज हो सकता है, पॉसिबल है. तो ये रिजल्ट अब आपको विनर टॉप में मिलेगा और मेरा नेम आपको बॉटम में मिलेगा. बात करेंगे यहाँ से कुछ अगर हमें रिकॉर्ड डिलीट करना हो क्वेरी चला के, तो कैसे होगा. सो यू कैन डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल बाय यूजिंग द डिलीट फ्रॉम स्टेटमेंट. सो डिलीट एनी रिकॉर्ड विद द एड्रेस. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल तौर पर हमें इसको रिमूव करना है. ठीक है. तो हम लोग क्या यहाँ पर क्वेरी चला, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इक्वल टू दिल्ली 110091. अगर 110091 मेरे इसमें कहीं पर है तो वो डिलीट कर पाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा. तो मैं यहाँ से इसकी कॉपी बना देता हूँ आकाश कुमार की, और मैं यहाँ पर इसका जो है वो 91 कर देता हूँ, और इसका मैं नेम कर देता हूँ डेमो कुमार इस तरह से, एंड क्लिक ऑन गो. तो आप देख सकते हैं नंबर 11 पर डेमो कुमार के नाम से एक ID है, और उसका अंदर क्या है 110091, क्योंकि इस एग्जाम्पल में हम 110091 को फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है. आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम लोग डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं तो वेयर को ना भूलें. नोटिस द वेयर क्लॉज इन द डिलीट सिंटैक्स. ये वेयर क्लॉज हमारा. द वेयर क्लॉज स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स दैट शुड बी डिलीटेड. इफ़ यू ओमिट द वेयर क्लॉज ऑल रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड. आपने चाहे भले से क्यों ना लिखा डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स एड्रेस इक्वल टू दिस, ये सबको डिलीट करेगा चाहे एड्रेस ये हो या ना हो. अगर आपने वेयर लिखा तब ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. सो कोड को सेव कीजिएगा और इसको रन करेंगे demo_db_delete.js. तो अपने यहाँ पर आइए, स्टॉप करेंगे. ये हमारी डिलीट की फाइल अवेलेबल है यहाँ पर, इसको ओपन कर लेंगे. ठीक है. तो हम इसको पर्टिकुलर फाइंड करके डिलीट करेंगे. लिखेंगे नोड, अपना नेम बताइए, एंटर करिए. नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिलीटेड 1. एक रिकॉर्ड जो हमारा मैच होकर डिलीट हुआ है. आप यहाँ रिलोड करेंगे, देखेंगे नंबर 11 की जो एंट्री वो रिमूव हो चुकी है आपकी यहाँ से. ठीक है. डिलीट के बाद आता है ड्रॉप टेबल. हो सकता है आपको एंटायर टेबल को ही डिलीट करना हो, तो उसके लिए ड्रॉप टेबल की कमांड होती है. तो आप यहाँ जाएंगे, यू कैन डिलीट एन एग्जिस्टिंग टेबल बाय यूजिंग द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट. आपको बस यहाँ लिखना है क्वेरी में इतना ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम.
तो जैसे कि मैं अपनी टेबल को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आके इधर आ जाऊँगा, और आपको लगता है कि भाई मेरे को इस टेबल को डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं इसकी कॉपी बना देता हूँ और यहाँ से इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। या फिर मैं एक नया टेबल यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। ये हमारा डेटाबेस है। टेबल का नेम क्या रखना चाहते हैं, जैसे कि माई टेबल, और मैं ऐसे बोला क्रिएट। अब आप यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आपको अच्छा, आपने उसके अंदर फील्ड नहीं डाला, तो हमें फील्ड भी डालना पड़ेगा। न्यू माई टेबल क्रिएट, और यहाँ से आप कुछ रख दीजिए, जैसे कि आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर। आईडी इंटीजर रहेगा, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। यहाँ से नेम जो है वो वेरिएबल कैरेक्टर होगा, ईमेल जो है वो भी वेरिएबल कैरेक्टर होगा, और जो मोबाइल नंबर है वो इंटीजर होगा। इसको हम लोग रखेंगे यहाँ से बिग 10, अगर यहाँ से डिफाइन करते हैं बिग इंटीजर ये रहा। और इतना करने के बाद में आपने इसको प्रीव्यू एसक्यूएल कर लेना। देखो आपकी पूरी क्वेरी यहाँ पर इस तरह से लिखी आ जाती है। इस तरह से आपने इसको क्लोज करना है, सेव करना है, और मैं अपनी माई टेबल को रिमूव करके देखूंगा यहाँ से। तो इसके लिए हमने अपनी एक फाइल बनाई है डेमो db_droptable.js। तो आप यहाँ से droptable.js को ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये हमने droptable.js। तो यहाँ पर हम अपनी टेबल का नेम जो है कस्टमर की जगह पर क्या रख देंगे, माई टेबल। चलिए ट्राई करेंगे। माई टेबल इज़ माई टेबल नेम, कंट्रोल एस, और यहाँ पर आपने जाके लिखना है नोड, लिखेंगे demo_db_drop_table, और यहाँ से क्वेरी रन करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर रिटर्न आ रहा है टेबल डिलीटेड। यहाँ पर हम लोग अपने इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं न्यू डीबी के अंदर से माई टेबल जो है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। तो टेबल के अंदर का रिकॉर्ड कैसे डिलीट करना है वो भी हमने देखा, टेबल को कैसे डिलीट करना है वो पार्ट भी हम लोग देख चुके हैं। ऐसे आप लोग डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हो। आप लिखोगे ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, तो डेटाबेस भी डिलीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे ये तो हो गया हमारा पहले प्रीवियस एग्जांपल, ये हमारा हो गया टेबल डिलीटेड। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंडीशनल, ड्रॉप ओनली इफ एग्जिस्ट, इफ द टेबल यू वांट टू डिलीट इज ऑलरेडी डिलीटेड, और for any other reason does not exist, you can use the if exist keyword to avoid getting an error. So in this example हम यहाँ लिख रहे हैं drop table, टेबल का नेम की जगह पर if existing, बस आपने इतना पार्ट ऐड करना है, तो ये आपको यहाँ पर रिटर्न कर दें कुछ इस तरह से। तो चलिए ट्राई करके देखेंगे। इसका नेम है demo_db_, इसको ट्राई करें। यहाँ ये स्टॉप करेंगे और यहाँ लिखेंगे नोड स्पेस, इसके बाद इफ वाले पार्ट में आएंगे। इसका नेम है माई टेबल, कंट्रोल एस कर लेंगे, और यहाँ पर आपने रन करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एरर नहीं आ रहा है इस बार, ठीक है, आपका ये काम करे। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा उस कंडीशन में क्या होगा वो भी देख लीजिए। सेव, तो आप देख सकते हैं अननोन टेबल न्यू db.mytable। तो ये एरर से बचने के लिए हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया था इफ एग्जिस्ट का। तो ये एरर रिटर्न नहीं करता, अगर टेबल होगा तो डिलीट कर देगा, नहीं होगा तो एरर थ्रो नहीं करेगा उस केस में। ये इसका फ़ायदा होता है, ठीक है। सो इफ़ द टेबल डज नॉट एग्जिस्ट द रिजल्ट ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक दिस, और अगर टेबल एग्जिस्ट करेगा तो आपका ये इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो वार्निंग यहाँ पर क्या रहा है 0 अगर टेबल होगा, अगर नहीं होगा तो वार्निंग काउंट में 1 आपको आता है। सो एज यू कैन सी द ओनली डिफरेंस इज दैट द वार्निंग काउंट प्रॉपर्टी इज सेट टू 1 इफ द टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। तो मेरे केस में भी आप देख सकते हैं वार्निंग काउंट 1 आपको दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर क्या करूँगा, क्रिएट टेबल जो हम लोगों ने चलाया था अपना, यहाँ पर आते हैं और मैं टेबल का नेम यहाँ पर रख देता हूँ जैसे कि माय टेबल, ठीक है। और ये नहीं चलेगा, इसको अंडू करेंगे, इसको कमेंट करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और इस वाले कोड को हम एक्टिव करेंगे और यहाँ पर जाके आपने इसका नेम कर देना माय टेबल। फाइल कंट्रोल एस कंट्रोल सी से स्टॉप, इसका नेम रखेंगे डेमो अंडरस्कोर क्रिएट अंडरस्कोर टेबल डॉट जेएस। तुम्हारा टेबल देखो माय टेबल के नाम से पीछे इधर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब की बार हम लोग इफ कंडीशन को री एग्जीक्यूट करके देखेंगे, इसको स्टॉप और यहाँ पर देखेंगे माय टेबल। तो जहाँ पर हमारा एरर काउंट जो था, वार्निंग काउंट वो 1 था, क्या वो 0 आना चाहिए क्योंकि मेरा टेबल इस बार एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ आएंगे, ठीक है। तो वार्निंग काउंट क्या आ रहा है हमारा 0, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपडेट की बात करेंगे। कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अगर हमें अपडेट करना है तो क्या तरीका है। सो यू कैन अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल बाय यूजिंग द अपडेट स्टेटमेंट। तो इसके लिए क्या रहेगा, अपडेट टेबल का नेम सेट और जो भी आपको कॉलम अपडेट करना है वो कॉलम का नेम आप बताएंगे। जैसे हमने लिखा है एड्रेस को अपडेट करना है, जहाँ पर दिल्ली 96 है उसको 92 करके आओ, ठीक है। तो अगेन आपको ध्यान रखना है अपडेट करते टाइम पर भी कि आपको वेयर नहीं बोलना है, अदरवाइज अगर आप ये भूल गए तो इस सभी को अपडेट करेगा, ना कि 96 वाले को 92 करेगा। ये जितने भी रिकॉर्ड होंगे कोई भी हो सबको 92 कर जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए खास ध्यान रखें, वेयर को ना भूलें, वेयर। चलिए स्टॉप और यहाँ से अपडेट को हम लोग रन करेंगे। और ये हमारी अपडेट वाली फाइल है, इसको हम लोग यहाँ ओपन कर लेंगे। हम लोग अपडेट करें 96, तो पहले मेक श्योर करें कि क्या 96 के नाम से मेरे पास कोई डेटा है। इधर आएंगे तो मेरे पास 96 के नाम से इस तरह का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर उसको 96 कर लेता हूँ। ये हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है इस तरह से। अब हम लोग देखेंगे क्या वो डिलीट होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना क्लियरली मेंशन है, अपडेट कस्टमर सेट एड्रेस दिस वेयर कस्टमर ID 10। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसी कुछ क्वेरी हम लोग यहाँ चला रहे हैं, अपडेट कस्टमर सेट एड्रेस दिस वेयर एड्रेस इक्वल टू दिस, ठीक है। ओह सॉरी, मुझे करना ही नहीं था, ऑलरेडी मैंने क्वेरी उस हिसाब से सेट है, ठीक है। चलिए ट्राई करेंगे, कंट्रोल एस और यहाँ पर हम इसको रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 रिकॉर्ड अपडेटेड, और जब हम लोग रिलोड करेंगे यहाँ पर तो देखिए 96 आपका हो चुका है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था हमारा अपडेट। तो हम इस तरह से यहाँ पर रिटर्न आएगा 1 रिकॉर्ड इज अपडेटेड। अपडेट के बाद हम लोग देखते हैं लिमिट। जैसे हम लोगों ने डेटा जब फैच किया था तो हमारे पास एंटायर डेटा जो पीछे था वो सारा का सारा डेटा हमारा फैच हो रहा था, ठीक है।
तो उसी को हम लोग देखते हैं कि भाई लिमिट में किस तरह से लेके आ सकते हैं डेटा को। तो उसके लिए ओपन करेंगे अपनी फाइल और यहाँ देखिए, सो यू कैन लिमिट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम द क्वेरी बाय यूजिंग द लिमिट स्टेटमेंट। यानी कि मुझे इस बार क्या लिखना होगा, लास्ट में जहाँ पर हम लोग पहले इस तरह से फैच करते थे, लास्ट में आप लिख दीजिए लिमिट। ठीक है, तो लिमिट 5, यानी कि अगर आपके पास बैकएंड में 500 एंट्री हैं, 5000 एंट्री हैं, तो वो आपको वहाँ से सिर्फ 5 फर्स्ट डेटा को ही फैच करके देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फाइल है demo_db_limit.js और आप यहाँ से इसको स्टॉप करेंगे, लिखेंगे नोड और एंटर। तो इस बार आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट 5 एंट्रीज यहाँ पर अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से आप लिमिट में डेटा फैच करा सकते हैं। इसी तरह से स्टार्ट फ्रॉम अनदर पोजीशन, हो सकता है कि भाई आपको 5 छोड़ के नेक्स्ट 5 एंट्रीज लेनी हो, तो उसको बोलते हैं ऑफसेट। So if you want to return 5 records starting from the third record, you can use the offset keyword. So start from position 3 and return the next 5. तो आप इस तरह से लिखेंगे, लिमिट करेंगे 5 तक, ऑफसेट करेंगे 2। तो इस तरह से आपको थर्ड से जो एंट्री वो देखने के लिए मिलेगी। तो कॉपी करेंगे इसको, स्टॉप करेंगे, लिखेंगे नोड स्पेस एंटर। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 को स्किप किया। इसको ऑफसेट वाली फाइल को ओपन कर लें एक बार, ये देखिए, तो ऑफसेट 2, तो यानी कि 1 और 2 स्किप और 3 से हमारा रिकॉर्ड नेक्स्ट 5 जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से शॉर्टर सिंटैक्सेस का क्या हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ये ऑफसेट जो है वो इस तरह से डिफाइन ना करके अलग तरीके से देखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन 3 एंड रिटर्न द नेक्स्ट 5। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, इस तरह से लिमिट 2, तो ये ऑफसेट हो गया 5 रिकॉर्ड्स, ये लिमिट हो गया हमारा। ठीक है, तो आपको ये ऑफसेट नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आपको लिमिट में डेटा आ रहा है और ऑफसेट भी हो रहा है, तो अगर इस तरह से अगर होगा तो आप देखेंगे ये अलग तरीके का आपको रिजल्ट देगा, मतलब आउटपुट सेम ही होगा, लिखने का कोड सिंटैक्स आपका छोटा हो गया। देख सकते हैं सेम रिजल्ट हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये पार्ट इस तरह से आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो आपका जो नोड के साथ MySQL है वो आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट ट्राई करके देखेंगे कि रिएक्ट का फ्रंट एंड होगा, नोड अपना बैक एंड रहेगा, और यहाँ पर हम लोग एंट्री फ्रंट एंड से बैक एंड में किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है।